हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जीएस एकेडमी। दोस्तों, यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस सेट में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी का सेट है। इसमें 80 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप पूरा सेट देखने के बाद में कमेंट करिएगा कि आपके 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये जो सेट है दोस्तों कुछ ईजी है, आप लोग इसमें 70+ क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो उत्तर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो सबको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो उत्तर है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, तो उत्तर है 8 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए थे। तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ था, तो उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। बाद बाकी लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह और चंद्रशेखर, ये सभी क्या है उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 439 के तहत जमानत रद्द करने के क्षेत्राधिकार करने के अधिकार किसे हैं। जमानत रद्द करने का अधिकार क्षेत्र किसे है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। मतलब ए और बी, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रभार में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया गया है। प्रभार में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया गया है, किसमें किया गया है। उत्तर है ये दर्ज किया गया दक्षिण प्रांत संख्या की धारा 216 के तहत वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस अनुच्छेद या अनुभाग के तहत एक आदमी को कार्यान्वयन से बचने के लिए उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। मतलब भगोड़ा घोषित कब किया जाता है, कौन सी धारा के तहत इसको घोषित किया जाता है, तो उत्तर है धारा 82 के तहत। जैसे विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया था, तो कौन सी धारा लगी थी दोस्तों, धारा 82 के तहत इनको भगोड़ा घोषित किया जाता है। अगला है कि एक मुकदमे में ए को सज़ा देने का फैसला किया जाता है जो अपील करने योग्य नहीं है, जबकि बी अपील करने योग्य है। क्या ए दंडादेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है, तो क्या ए जो है उसको दंडादेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ वो अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जहां वाद की सुनवाई के पश्चात एवं निर्णय सुनाने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर वाद का उपासन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जहाँ वाद की सुनवाई के पश्चात निर्णय सुनने के बाद किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ क्या होगा, वाद का उपशमन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है, तो उत्तर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है कि 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कुल कितने प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, मतलब हो चुका है, याद रखिएगा। तो कितने खेलों का आयोजन किया गया था, 21 खेलों का आयोजन किया गया था। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक जटिल अपराध नहीं है, तो कौन सा है जो एक जटिल अपराध नहीं है, तो उत्तर है धारा 300 आईपीसी के तहत अपराध जो होता है एक जटिल अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 149 है, तो आईपीसी की धारा 149 क्या है दोस्तों, यह है एक विशिष्ट अपराध के लिए बनाया गया है आईपीसी की धारा 149। अगला क्वेश्चन है कि एक अपराध के लिए आवश्यक अवयव है, तो एक अपराध के लिए आवश्यक अवयव क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि आपराधिक कृत्य और आपराधिक मन जो होता है एक अपराध के लिए आवश्यक अवयव है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है, तो भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है, तो उत्तर है कच्चा तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित है काली क्रांति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था।
तो ऐसा कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो उत्तर है गरिमा। गरिमा शब्द ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। बाद बाकी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और निष्ठा इनको जोड़ा गया था। अगला है कि शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? तो शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किसका प्रतिनिधित्व अधिक है उत्तर प्रदेश के बाद में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व अधिक है उत्तर प्रदेश के बाद में। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्थापित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कहाँ पर स्थापित है? तो याद रखिएगा ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित है। अगला है कि 2017 ड्री त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ड्री त्यौहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में भू मतलब राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा ये लागू किया था कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कार्यान्वित हुआ था। कब कार्यान्वित हुआ था? ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कार्यान्वित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। अगला है कि वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद परियोजना को प्रारंभ किया गया है। ये तो सबको पता होना चाहिए कि एक जिला एक उत्पाद कहाँ की परियोजना है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला आत्महत्या करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएं की ओर जाती है, किंतु उसे रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है, तो वह दोषी है। तो कैसी दोषी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी आत्महत्या के प्रयत्न की, हत्या के प्रयत्न की, मानव वज्रों की हत्या की कोट में नहीं आता है के प्रयत्न की। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे अमीर देश है? तो याद रखिएगा वो कतर है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में महिला युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो किस राज्य में महिला युवा विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा ओल्ड क्वेश्चन है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। उस समय ये असम में शुरू हुई थी। आप लोग 2022 और 23 की करंट अफेयर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो याद रखिएगा इसमें लगता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में नमामि गंगे जागृत यात्रा शुभारंभ किया, तो किस राज्य ने नमामि गंगे जागृत यात्रा का शुभारंभ किया था? तो याद रखिएगा ये किया था उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 75 जिले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा कराया जा रहा ये सेट अच्छा लग रहा हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से टिहरी बांध परियोजना का उत्तर प्रदेश में पूरा किया गया? तो किसकी सहायता से पूरा किया गया था? तो याद रखिएगा ये पूरा किया गया था सोवियत रूस की सहायता से टिहरी बांध परियोजना को। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस देश की विधायिका के उच्च सदन में वित्तीय कानून शुरू किया गया है? किस देश की विधायिका के उच्च सदन में वित्तीय कानून शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा ये शुरू किया गया है जर्मनी में। अगला है कि शेरशाह सूरी द्वारा रुपया कब जारी किया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा रुपया कब जारी किया गया था? तो याद रखिएगा 1540 से 1545 में जारी किया गया था। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा ये है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला है कि पद्म पुरस्कार 2018 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस समिति का गठन किया है। तो पद्म पुरस्कार 2018 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो याद रखिएगा ये किया था राम सीधे समिति का गठन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तानाशाही कहाँ पर संभव है। तानाशाही कहाँ पर संभव है, तो उत्तर है एक पार्टी वाले राज्य में तानाशाही संभव है। अगला है कि एक फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा संग्रह कर सकती है। तो एक फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा संग्रह कर सकती है, तो उत्तर है 1.44 MB ये डाटा संग्रह कर सकती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो किसका नाम भी बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो याद रखिएगा ये रखा गया है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य सरकार जिसने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया है। तो ऑपरेशन दुर्गा का आरंभ किसने किया था, ये किया था हरियाणा राज्य ने। दोस्तों अब 40 क्वेश्चन जीएस वाले खत्म हुए। अब आपको कराऊंगा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके जीएस में कितने क्वेश्चन सही हुए और हिंदी में कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला है क्वेश्चन कि स्थायी भाव के प्रकारों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 9 है। अगला है कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो गणों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा 3 होती है गणों की संख्या। इसके बाद में गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, गणों की संख्या होती है 3। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा पीडीएफ को जूम कर लेते हैं। अगला है कि जहाँ अनेक वर्गों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वह कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा होता है, वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। जहाँ अनेक वर्गों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 6 का अनुप्रास। अगला है कि ग्रहीता शब्द का विलोम है। तो ग्रहीता शब्द का विलोम क्या होता है, ग्रहीता का होता है दाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सार का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो सार का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, हानि नहीं बात हुआ कि तत्व लाभ और निष्कर्ष ये सभी होते हैं। अगला है कि जिसके सर पर चंद्रमा हो, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि आँख चुराना का अर्थ क्या है। तो आँख चुराने का अर्थ क्या होता है, छिप जाना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि दिन रात एक करना। दिन रात एक करने का अर्थ क्या होता है कि कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला कि हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है। हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है, तो जाना जाता है केरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो 52 में शुद्ध रूप क्या दिया है, ये दिया है कि बेटी पराये घर का धन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उससे बुरे तो आप हैं में कौन सा कारक है। उससे बुरे तो आप हैं इसमें कारक कौन सा है, इसमें याद रखिएगा इसमें अपादान कारक है। अगला है कि यह मेरा घर है में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यह मेरा घर है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिएगा यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम, यहाँ पे संकेत किया जा रहा है। अगला है कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वाचन के प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कारक का दूसरा नाम क्या है। तो कारक का दूसरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा दूसरा नाम होता है परसर्ग। अगला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना जाता है किसके नाम से, संकेतवाचक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वामित्र शब्द का कौन सा समास है। विश्वामित्र में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है। तो विराम चिन्ह का दूसरा नाम होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो दिए गए वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, मतलब बी राइट है। ये क्या है दोस्तों, एक मिश्र वाक्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है।
घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, अत्यंत लज्जित होना इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है? हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो याद रखिएगा ये क्या होती है? आश्रित परिवार की है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था किससे दोस्तों? अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा ये लिखी जाती है मराठी भाषा, ये भी देवनागरी में लिखी जाती है। अगला है कि अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है कि अयोग्य लोगों के बीच कम योग्य वाला व्यक्ति जो होता है अंधों में काना राजा होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उपयुक्त रस में किसका प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पे वीर रस का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं गद्यांश के क्वेश्चंस हैं, इसको आप कायदे से पढ़ के तभी उत्तर इसके लगाइएगा। मैं एक बार इसको देख चुका हूँ, आपको केवल इसके उत्तर ही करवाऊँगा। इसमें दिया है कि साक्षरता का अर्थ क्या है? तो साक्षरता का अर्थ यहाँ पे दोस्तों क्या है? तो जो अक्षर का ज्ञान होना है उसे ही साक्षर माना जाता है। अगला है कि अनपढ़ व्यक्ति किसके समान है? तो अनपढ़ व्यक्ति होता है दोस्तों क्योंकि मेंढक के समान होता है अनपढ़ व्यक्ति। अगला है कि उपयुक्त गद्यांश में हमें क्या संदेश मिलता है? तो उपयुक्त गद्यांश में हमें संदेश मिलता है कि साक्षर बनने का।